हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के बारे में। बेसिकली ईटीएफ होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमारी रिस्क एपेटाइट क्या होनी चाहिए। तो ईटीएफ जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो स्टॉक्स होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में ये इन्वेस्टमेंट होता है। निफ्टी है, निफ्टी 50 है, तो उसका एक ईटीएफ है, निफ्टी 50 ईटीएफ। अब बहुत सारी जो एएमसी हैं उन्होंने इसके कर रखे हैं, जैसे निपॉन है, मिरई है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई का है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे निफ्टी 50 का ईटीएफ है, तो उसमें बेसिकली निफ्टी 50 के जितने स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 अगर बेसिकली बात की जाए तो निफ्टी 50 का रेप्लिका है जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है। निफ्टी 50 का जितना रिटर्न बनेगा उतना ही निफ्टी ईटीएफ का भी रिटर्न बनेगा। इसमें एक्सपेंस रेशियोज कम होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन होता है, और जो फंड मैनेजर होते हैं वो बेसिकली मैनेज करते हैं इसको। ठीक है, इसमें जो होता है, इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें जो कॉस्ट है वो एक्सपेंस रेशियो जिसको हम कहते हैं वो बहुत ही कम है, बहुत मिनिमम है। टैक्स एफिशिएंसी है, ट्रेडिंग फ्लैक्सिबिलिटी है कि मतलब आप जब चाहे तब बाई कर सकते हैं, जब चाहे तब आप सेल कर सकते हैं इसको। और म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में क्या है कि पूल्स ऑफ फंड है, मतलब रिटेलर आप यहाँ पे 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और जितना चाहें, कोई लिमिट नहीं है। इसमें दो ही टाइप के होते हैं, एक ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड। तो ओपन एंडेड में होता है कि आप जब चाहे तब अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लोज एंडेड में होता है कि आपने एक बार लमसम लगा दिया तो वही रहता है, आप दोबारा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है कि यहाँ पे भी म्यूचुअल फंड में भी 25-30 कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। यहाँ पे भी जो कॉस्ट है वो लोअर साइड रहता है। अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो अब इसमें डाइवर्सिफाइड रहता है, मोस्टली सेक्टर वाइज, बहुत सारे थीम वाइज भी होते हैं। जैसे डिफेंस का हो गया, एचडीएफसी डिफेंस फंड है, डिफेंस का हो गया, एनर्जी का हो गया, आईटी का हो गया, इंडेक्स फंड भी होते हैं। और कुछ फंड ऐसे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मोतीलाल का एक फंड है। ठीक है, तो अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 ने लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 28% का रिटर्न दिया है। अगर 5 साल की बात करें तो मोर देन 100% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। तो CAGR अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट पिछले 5 साल की बात करें तो 20% के आसपास निकल के आएगा। अभी बात करते हैं कि निफ्टी 50 में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो लिस्टेड हैं। तो निफ्टी 50 में आपके ये 50 बेसिकली 50 कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं जो लिस्टेड हैं। 50 कंपनीज लिस्टेड हैं, इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं वो लिस्टेड है बेसिकली। तो ऐसे में देखा जाए तो अडानी है, अडानी पोर्ट है, अपोलो, एशियन, एक्सिस बैंक, बजाज के 3 स्टॉक्स हैं, BPCL, भारतीय एयरटेल, ब्रिटेनिया, सिप्ला, कोल, ग्रासिम, HDFC बैंक, HDFC, हीरो मोटर्स, ICICI, इंडस, इन्फोसिस, JSW, LNT, मारुति है, ONGC, रिलायंस, SBI, TCS, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा और विप्रो जैसी बड़ी कंपनीज निफ्टी 50 में लिस्टेड हैं। अब इनका प्रोपोर्शन थोड़ा अलग हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो रिलायंस और HDFC का है। HDFC का इसलिए है क्योंकि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड पहले 2 हुआ करते थे, बाद में मर्ज हो गए थे। तो अभी निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, अगर ईयरली चार्ट पे देखें तो हमें ईयरली टाइम फ्रेम में दिखेगा कि 26-27% के आसपास रिटर्न है, और 5 ईयर में देखें तो 107% का रिटर्न है। और वहीं पे हम अगर निफ्टी 50 के जो ETFs हैं उनकी बात करें तो जैसे निफ्टी 20 है, तो उसका भी सेम ही रहेगा। सेम जैसे लास्ट ईयर 28% का रिटर्न था, 5 ईयर्स में देखें तो 119% का रिटर्न है। ये निपॉन का ETF है। तो ETF वैसे ही काम करता है, जैसे निफ्टी जिस हिसाब से चलेगी, जैसे रिटर्न उसका होगा वैसे ही निपॉन ETF का भी रहता है। ETF में क्या है कि बेसिकली जितने भी इंडेक्सेस हैं, जैसे फार्मा है और ऑटो है, ठीक है, तो जितने हैं सबके एक इंडेक्स बने हुए हैं, ताकि उससे पता चल पाए कि इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में क्या चल रहा है। अगर ऑटो 20 की बात करें तो ऑटो ने लास्ट ईयर 48% का रिटर्न जनरेट किया है। अगर लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो 110% का रिटर्न निफ्टी ऑटो ने दिया है। सेम ऐसे ही सारे सेक्टर्स के बने हुए हैं। निफ्टी फार्मा है, निफ्टी 50 का है, BSE का है, सेंसेक्स 30 है। आप इवन गोल्ड और सिल्वर भी बाई कर सकते हैं ETF के थ्रू। अगर सिल्वर की बात करें तो 32% का रिटर्न दिया है सिल्वर ने लास्ट ईयर। अगर लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो 50% के आसपास है।
सिल्वर का। एक्चुअली सिल्वर और गोल्ड का जो रिटर्न होता है, अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 8 से 10% का ही होता है। अगर और जैसे जैसे आप टाइम जो होराइज़न है उसको बढ़ाते जाएंगे तो जो रिटर्न है वो कम होते जाएगा। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का भी सेम ही होगा। जो गोल्ड का रिटर्न है वो 26% के आसपास है लास्ट ईयर का, लेकिन जब हम 5 ईयर्स में जाते हैं तो हमें दिखता है कि 91% के आसपास है, ऑलमोस्ट 18% के आसपास लास्ट 5 ईयर्स में CAGR है इसका। बट अगर आप मैक्स करें तो आपको पता चलेगा कि 8 से 9% का रिटर्न दिया है गोल्ड ने लास्ट, अगर 50 to 60 ईयर्स का जब रिटर्न निकालेंगे तब। ये तो था म्यूचुअल फंड का। अभी हम देखें सॉरी ETF का। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में हमें देखने को मिलेगा कि म्यूचुअल फंड में क्या है, कितने रिटर्न्स बनते हैं। तो ये ICICI प्रू ब्लू चिप फंड है। एक्चुअली ये लार्ज कैप फंड में ही इन्वेस्टेड है। तो इनका जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर का वो 62% के आसपास है। अगर लास्ट 5 ईयर्स का देखें तो 152% के आसपास है। ठीक है, तो अगर CAGR निकालें हम तो ऑलमोस्ट 20 to 25% के आसपास CAGR इनका आता है। अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल है, जिसने मतलब लास्ट ईयर 70% का रिटर्न दिया है। एडलवाइस है, ITI है, HSBC है। बट अगर हम 3 ईयर्स की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल का 3 ईयर्स रिटर्न जो है 36% के आसपास है। अगर हम और थोड़ा 5 ईयर्स पे जाएँ तो मोतीलाल ओसवाल ने 33% का रिटर्न दिया है। निपॉन ने 30% का, क्वांट का जो मिड कैप है वो 35% का है। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में 47% का रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर्स में। निपॉन ने 36% का, टाटा का स्मॉल कैप है 35% के आसपास है। अगर इंडेक्स फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड में क्या है कि रिटर्न्स कम बनते हैं, क्योंकि इंडेक्स का रेप्लिका होता है, तो इसलिए जैसे इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसे ही ये जो फंड्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी स्मॉल कैप है 30% के आसपास रिटर्न है। मिड कैप 150 है, 28% के आसपास रिटर्न है लास्ट 5 ईयर्स का। ETFs की बात करें तो ETFs निपॉन मिड कैप का है। तो जैसे जैसे ETF में बेसिकली क्या है कि अगर म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड में जाएँ या फिर ETF में जाएँ तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको मैनेज करते हैं एक्टिवली। बट ETF में क्या है कि ETF में लोअर कॉस्ट है, आप वहाँ पे एक यूनिट भी ले सकते हैं। जैसे ETF की बात करें तो एक यूनिट निपॉन का है वो 270 के आसपास है, तो 270 में आप एक यूनिट बाई कर सकते हैं। निफ्टी ऑटो की बात करें तो ऑलमोस्ट ये 15% के आसपास डाउन हो चुका है पिछले 1.5 महीने में, और ये एक्चुअली 27,500 के आसपास गया था, उसके बाद से ये लगातार नीचे आ रहा है। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो 22,000 का इसका रेंज है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है जो जून में इसका लो लगा था 22,000 के आसपास, उसके आसपास एक बार टच कर जाए। क्योंकि जितने भी सेक्टर्स हैं सारे डाउन है। जो Q2 के रिजल्ट्स आए थे ऑटो सेक्टर्स के वो कुछ खास थे नहीं, इसलिए महिंद्रा के शेयर्स भी फॉलो हुए थे। टाटा का तो बहुत पहले से ही फॉलो हो रहा है, क्योंकि जेफरीज़ ने उसके जो टारगेट्स हैं नीचे की साइड में 850 के दे रखे हैं। निफ्टी फार्मा की बात करें तो निफ्टी फार्मा में कुछ खास फॉल नहीं है, बस 6% का करेक्शन अभी तक हुआ है। बट आने वाले टाइम में हो सकता है इसमें भी एक करेक्शन आए, और 6% से ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट ये लेवल भी मतलब 20,000 के आसपास एक बार फिर से इसमें भी आ सकता है, चांसेस ऑफ वेरी हाई। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 8.5% के आसपास गिर चुका है। बट आने वाले टाइम में हो सकता है कि एटलीस्ट 5 से 6% का फॉल और आए, और एक बार 22,800 के लेवल पे ये आए। क्योंकि अभी जो वॉर सिचुएशन बना हुआ है वो मतलब अभी तक तो कुछ पॉजिटिव नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि और नेगेटिव भी आए। तो इस रीज़न से एक पैनिक सेलिंग फिर से क्रिएट होगी। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें मतलब 40% 50% तक का करेक्शन हो चुका है। उसमें मैजडॉक है, ऑलमोस्ट 35% का करेक्शन हो चुका है। इसका जो हाई बना था वो 5800 के आसपास बना था, अभी 4000 के आसपास चल रहा है। तो ऑलमोस्ट 35% का करेक्शन हो चुका है इसमें। अगर RBNL की बात करें तो RBNL में भी ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन हो चुका है। RBNL में भी मतलब 36-37% के आसपास करेक्शन हो चुका है। जो जून में इसका लो लगा था वो 300 के आसपास लगा था, 312 का। तो इस आई गेस आने वाले टाइम में हो सकता है कि और ये फॉल आए।
बहुत टाइम पहले हमने ये बताया था कि 2650 रिलायंस जो है 2650 आ सकता है, और अभी 2650 के आसपास ही है। रिलायंस में भी ऑलमोस्ट 18% के आसपास करेक्शन हो चुका है। अगर इतने बड़े स्टॉक्स में 18% का करेक्शन होना मतलब इट्स रियली ये बिग थिंग। और रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, इसमें क्या है कि अगर इसमें 2-3% का भी करेक्शन होता है तो निफ्टी और जो बैंक निफ्टी है उसमें भी एक अच्छा खासा करेक्शन आ जाता है। तो अभी जो सपोर्ट है रिलायंस का वो यहीं पे है, 2600 के आसपास है। तो अगर 2600 लेवल ब्रेक होता है फिर 2400 और 2500 के आसपास आ सकता है रिलायंस। तो अगर ये 2400 आएगा तो निफ्टी 22,800 तक आ सकता है। हो सकता है कि 22,500 का जो लेवल है वो भी ब्रेक हो जाए एक बार के लिए। कोचिन शिपयार्ड ऑलमोस्ट 55% करेक्शन हो चुका है, मतलब ऑल टाइम हाई से 3000 के आसपास गया था, वहाँ से अभी 1300 पे आ गया है। तो जो सेक्टर वाइज रोटेशन होता है ना वो करते रहना चाहिए। अगर आपके पास है कोई भी सेक्टर से है, कोई भी स्टॉक है, अगर ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है तो 50% बुक करके निकल जाना बेटर होता है। क्योंकि क्या होता है कि अभी क्या है कि सारे चल रहे थे, मतलब गधे घोड़े सब चल रहे थे, बट अभी आने वाले टाइम में ना सिर्फ मिड कैप और लार्ज कैप के जो स्टॉक्स हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, जो वैल्यूएबल स्टॉक्स हैं वही चलेंगे। बाकी जो बेकार शेयर्स हैं अब उनका दिन ख़त्म हो गया। वो क्या होगा कि अभी रेंज बाउंड हो जाएंगे, 3-4 साल तक साइडवेज ही रहेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो आपका कैपिटल इन्वेस्टेड है वो स्टॉक हो जाएगा, कोई रिटर्न नहीं बनेगी उसमें। HL की बात करें तो HL भी 28% करेक्ट हो चुका है। ऑल टाइम हाई से 56 के आसपास हाई था, अभी 4100 के आसपास चल रहा है। तो हो सकता है कि इसका जो पिछले जून के आसपास जो लो बना था 3700 का, उसके आसपास एक बार हो सकता है। क्योंकि 3-4 महीने से 4000 का जो लेवल है वो टच कर रहा है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है आने वाले टाइम में तो 3600 टू 3700 तक आ सकता है। और ये ऐसे शेयर्स हैं जो मतलब इनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है। तो अगर आप पहले से इन्वेस्टेड नहीं है तो कुछ मतलब छोटा एक क्वांटिटी ऐड करते जाएं ऐसे स्टॉक्स में। क्योंकि ये क्या है ना कि पिछले 4 महीने से ये फॉल हो चुका है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से। तो एक बार क्या होगा ना कि इसमें थोड़ा सा एक बेस बनेगा, एक सपोर्ट बनेगा 3500 पे या फिर 3200 पे जाके, फिर वहाँ से एक बार रिकवरी स्टार्ट होगी। और जब ये चलना स्टार्ट होगा ना तो ऑलमोस्ट यहाँ से जो ऑल टाइम हाई है वो 6 महीने या फिर एक साल में वो आ जाएगा लेवल। वेल की बात करें तो वेल भी 37% 38% के आसपास फॉलो हो चुका है। एक्चुअली जितने भी PSU सेक्टर थे ना सब में एक अच्छा खासा करेक्शन आया है 35 to 40% के आसपास। तो अगर आप पहले से ही इन्वेस्टेड हैं तो अभी होल्ड करें, क्योंकि नो वन नोज़ कि कब तक ये चलेगा, कितना नीचे ये गिरेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत से स्टॉक ऐसे हो जाएंगे कि जब आप बाई करते हैं ना तो आपका सिनेरियो ये नहीं रहता है कि मुझे ट्रेडिंग करनी है इसमें या फिर इन्वेस्टमेंट करना है। जब आप फंस जाते हैं तो आप इन्वेस्टर की तरह ट्रीट करते हैं कि नहीं भाई मुझे लॉन्ग टर्म के लिए देखना है। क्योंकि क्या है कि आप फंस चुके हैं, आप 20% 25% लॉस बुक नहीं कर सकते। तो कोई भी क्या करता है कि उसमें या तो एवरेज करना स्टार्ट कर देता है या फिर उसको लेके बैठे रहता है। ये मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है। अगर लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो ऑलमोस्ट 70% है। अगर लास्ट 5 ईयर्स का CAGR देखें तो 33% के आसपास है, जो कि कैटेगरी में अपने बेस्ट है। तो कंक्लूज़न यही है कि इधर आप ETF के थ्रू जाएं या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं। म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे फंड हैं, जैसे मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, यहाँ पे इंडेक्स फंड भी होता है। बट बेस्ट ये रहता है कि अगर आपकी रिस्क एपेटाइट लो है, आप मॉडरेट रिटर्न चाहते हैं 15 से 18% के आसपास, तो इंडेक्स फंड में जाएं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना इंडेक्स फंड अच्छा रिटर्न देते हैं, 12 से 15%, 18% का। निफ्टी का अगर रिटर्न देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स तो आपको पता चलेगा कि 15 से 18% का रिटर्न दिया है निफ्टी ने। और अगर आप किसी और फंड में जाते हैं जैसे म्यूचुअल फंड के थ्रू, मिड कैप है, लार्ज कैप है या फिर स्मॉल कैप है, तब वहाँ पे अगर 10 साल का सिनेरियो लेके चलते हैं तो आपको 20 से 22% का रिटर्न मिलता है। तो जो इंडेक्स है, इंडेक्स से बेसिकली 2 से 3% ये एवं रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जो निपॉन का ETF है निफ्टी 50 ETF, उसने भी मतलब लास्ट 5 ईयर्स में 150% का रिटर्न दिया है। तो ऑन एन एवरेज 30% का रिटर्न। अगर निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी ने भी सेम रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो 30% का रिटर्न लॉन्गर टाइम फ्रेम में कम नहीं होता है।
तो आप इधर ईटीएफ के थ्रू जा सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू। बट अगर आपको स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है तो, क्योंकि स्टॉक्स में क्या है ना कि आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक्स फाइंड करना पड़ता है, सेक्टर फाइंड करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, उतना या तो टाइम चाहिए या फिर नॉलेज चाहिए या फिर बहुत चाहिए। और ग्लोबल इकॉनमी की बात करें तो यूएस का जो डेट है वो ऑलमोस्ट 35 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है। सिर्फ उनका जो क्रेडिट कार्ड का डेट है वो 650 बिलियन डॉलर के आसपास है, सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर का। अगर ओवरऑल देखें तो ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंचा हुआ है। तो आने वाले टाइम में अगर चाइना, यूएस में तो 35 ट्रिलियन डॉलर की का जो डेट है वो है, चाइना में ऑलमोस्ट 10 ट्रिलियन डॉलर का है, इंडिया पे भी ये 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास था। तो अभी आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक डेट क्राइसिस का बबल बने, क्योंकि ये जो यूएस का सबसे बड़ा डेट है वो बढ़ते जा रहा है, और वहाँ पे जो अभी इलेक्शंस होने वाले हैं उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम में, यूएस मार्केट में भी पड़ेगा, इंडियन मार्केट में भी पड़ेगा। अगर डाउ जोन्स की बात की जाए तो डाउ जोन्स 3% ही करेक्ट हुआ है, बट हैंगसेंग की बात की जाए तो हैंगसेंग ऑलमोस्ट 15% के आसपास करेक्ट हो चुका है यहाँ से। हैंगसेंग जो है 15% करेक्ट हो चुका है। तो एशियन मार्केट में जो है वो नेगेटिव थोड़ा सा है, बट यूएस मार्केट अभी भी पॉजिटिव ही है, मतलब ओवरऑल देखें तो, क्योंकि ज़्यादा फॉल हुआ नहीं है यूएस मार्केट में, नैस्डैक हो या फिर डाउ जोन्स है।